26 नवंबर 2008 की वो शाम भी बाकी दिनों की तरह थी। मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी तेज रफ्तार में बह रही थी। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई समुंदर किनारे टहल रहा था, कोई लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बस कुछ ही घंटों बाद यह शहर एक ऐसे खून खराबे का गवाह बनेगा जिसे आने वाले सालों तक कोई भूल नहीं पाएगा। उसी वक्त समुंदर के रास्ते एक बोट से 10 नौजवान लड़के मुंबई की धरती पर कदम रखते हैं। सबके चेहरे आम लोगों जैसे थे। साधारण कपड़े, कंधों पर भारी बैग और आंखों में अजीब सी खामोशी। कोई भी उन्हें देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये मासूम दिखने वाले चेहरे असल में शहर को झकझोर देने आए हैं। बदवाब के किनारे पर मौजूद लोकल मछुआरे भरत तमोर को इन लड़कों में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो आगे बढ़कर पूछ बैठते हैं, अरे भाई, कहां से आए हो और रात के इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए लड़के चुप रह जाते हैं। फिर कोई कहता है, हम स्टूडेंट हैं। दूसरा झुंझलाकर बोलता है, अपने काम से काम रखो। भरत को बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन उनके मन में शक गहराने लगता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और सब कुछ बताते हैं। मगर अफसोस, पुलिस उस वक्त इसे एक मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देती है। कौन जानता था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अगर उसी वक्त कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद उस रात मुंबई को मौत का ऐसा तांडव देखने को नहीं मिलता। शायद उस दिन का इतिहास 166 बेगुनाह लोगों के खून से लाल नहीं होता। थोड़ी देर बाद वे 10 लड़के 2-2 के ग्रुप में बंट जाते हैं और अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ते हैं। CST रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल। इनमें से 8 लड़के पैदल अपने ठिकानों की ओर निकलते हैं, जबकि बाकी 2 बोट से सीधे ओबरॉय होटल की ओर बढ़ते हैं। शहर अब भी अपनी रफ्तार में था। ट्रैफिक की आवाजें, लोकल की सीटी और लोगों की भीड़ के बीच कोई नहीं जानता था कि मौत उनके बीच घूम रही है। और फिर अचानक हवा में गोलियों की गूंज फैल जाती है। CST स्टेशन पर गोलियों की आवाज से हर कोई दहशत में आ जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चीखें गूंज उठती हैं। कोई चिल्लाता है, भागो, नीचे झुको। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, उस वक्त सैकड़ों यात्रियों से भरा था। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से थी। कौन जानता था कि यह देरी सैकड़ों लोगों की जिंदगी की आखिरी देरी साबित होगी। गोलियों की बरसात ने स्टेशन को रणभूमि में बदल दिया। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, कहीं बच्चे रो रहे थे तो कहीं कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, उस रात रुक गई थी और उस रुकावट की गूंज पूरे देश ने महसूस की थी। उस रात सिर्फ गोलियों की आवाजें नहीं थी, वो आवाजें थीं मासूम लोगों की चीखों की, एक शहर के टूटे भरोसे की और उस देश की आह की जिसने अपने ही घर में आतंक को इतने करीब से देखा था। इस्माइल खान और अजमल कसाब, ये 2 नाम उस रात के डर का दूसरा नाम बन गए थे। दोनों साथ में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर पहुंचते हैं और फिर जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही दोनों ने स्टेशन की भीड़ में कदम रखा, अजमल कसाब अचानक पागलों की तरह हंसते हुए अपनी AK-47 उठाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। चारों तरफ गोलियों की बरसात, लोगों की चीखें और हवा में बारूद की गंध फैल जाती है। वहीं उसका साथी इस्माइल खान हैंड ग्रेनेड फेंकता है। 1, 2, 3 धमाकों की आवाज से स्टेशन की दीवारें तक कांप उठती हैं। ये क्या हो रहा है? किसी की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, नीचे झुको, भागो। कोई चिल्लाता है। कुछ सेकंड में स्टेशन का पूरा माहौल बदल जाता है। जो जगह कुछ देर पहले लोगों की चहल पहल से भरी थी, अब वहां डर और अफरा तफरी का साया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला क्यों हो रहा है और आखिर ये लोग हैं कौन। दोनों आतंकी ऐसे फायरिंग कर रहे थे जैसे किसी वीडियो गेम का लेवल खेल रहे हों। फर्क बस इतना था कि यहां असली लोग मारे जा रहे थे। उनका एक ही मकसद था, जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को खत्म कर देना। रेलवे, पुलिस और स्टेशन के कर्मचारियों को समझ ही नहीं आता
कि आखिर इस हालात से निपटें कैसे। उनके पास सिर्फ उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर थी, जबकि सामने वाले के पास ऑटोमेटिक गन और हैंड ग्रेनेड थे। फिर भी पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। कुछ बहादुर पुलिसकर्मी अपनी जान देकर भी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और वहीं शहीद हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच स्टेशन के एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम बिना अपनी जान की परवाह किए माइक पकड़कर अनाउंसमेंट करते हैं, सभी यात्री तुरंत स्टेशन छोड़ दें, अपनी जान बचाएं। उनकी इस हिम्मत से कई लोगों की जान बच जाती है, पर फिर भी उस 1 घंटे की दहशत में 58 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं और 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उधर जैसे ही सीएसटी स्टेशन पर गोलियों की गूंज पूरे शहर में फैलती है, मुंबई पुलिस को खबर मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाते, मौत का दूसरा खेल शुरू हो जाता है। इस बार लोकेशन थी लियोपोल्ड कैफे। शोएब और नाजिर वही 10 आतंकियों में से 2 कैफे में घुसते हैं। उस वक्त वहां लोग अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में डूबे थे। म्यूजिक चल रहा था, ग्लासों की टकराहट गूंज रही थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल सब कुछ खामोश होने वाला है। दरवाजा खुलता है, दोनों आतंकी अंदर आते हैं। एक पल की खामोशी और फिर गोलियों की गड़गड़ाहट। लियोपोल्ड कैफे, जो हमेशा हंसी और रौनक से भरा रहता था, कुछ ही मिनटों में खून से लथपथ हो जाता है। कई विदेशी टूरिस्ट जो अपनी शाम का मजा लेने आए थे, वहीं कुर्सियों पर गिर पड़ते हैं। चारों ओर बस चीखें और टूटे गिलासों की आवाज गूंज रही थी। कैफे को टारगेट इसलिए चुना गया था क्योंकि वहां हमेशा विदेशी लोग मौजूद रहते थे। यह हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं, बल्कि पूरे भारत के गौरव पर एक वार था। अब तक पूरे शहर में दहशत फैल चुकी थी। मीडिया पर खबरें लगातार फ्लैश हो रही थीं। मुंबई पर आतंकी हमला। लोग अपने घरों में दुबक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला निशाना कौन सी जगह होगी। पुलिस शुरू में इसे किसी गैंग वॉर का नतीजा समझती है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह कोई सामान्य गोलीबारी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित टेरर अटैक है। ऐसा हमला जिसने सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। हर गुजरते मिनट के साथ मौत का खेल बढ़ता जा रहा था और मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, उस रात सच में थम गई थी। मुंबई उस रात किसी जंग के मैदान में बदल चुकी थी। एक तरफ सीएसटी स्टेशन पर गोलियां बरस रही थीं, दूसरी तरफ लियोपोल्ड कैफे खून से लाल हो चुका था। और तभी आतंकियों का तीसरा ग्रुप शहर के दिल ताजमहल पैलेस होटल की ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि महीनों से प्लान किया गया ऑपरेशन था। जिस वक्त यह हमला होता है, ताज होटल लगभग फुल बुक था। हर कोने में लोग थे, बिजनेस मीटिंग्स चल रही थीं, यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के कई डेलीगेट्स मौजूद थे और उसी होटल में उस रात भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी भी मीटिंग में थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही अडानी होटल से बाहर निकलने लगते हैं, उनकी टीम अचानक उन्हें एक और जरूरी मीटिंग की जानकारी देती है। अडानी रुक जाते हैं और दोबारा कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आते हैं। शायद ये एक छोटी सी देर ही उनकी जिंदगी बचा लेती है। उसी वक्त होटल के मेन एंट्रेंस पर 2 आतंकवादी, हाफिज और जावेद, अपने हथियारों के साथ अंदर दाखिल होते हैं। मेन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को वो सबसे पहले मार गिराते हैं। जैसे ही दरवाजे के भीतर कदम पड़ते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज से पूरा ताज होटल दहल उठता है। कांच की दीवारें टूटती हैं, फर्श पर खून फैलने लगता है और कुछ ही मिनटों में होटल का शाही माहौल दहशत में बदल जाता है। गो गो फायर! आतंकी चिल्लाते हुए गोलियां बरसाने लगते हैं, फिर बिना रुके होटल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोगों पर हमला करते हैं। जो सामने आया वो या तो मारा गया या फिर बंधक बना लिया गया। उसी अफरा तफरी में अडानी की टीम उन्हें जल्दी से होटल की किचन के रास्ते बेसमेंट में ले जाती है। वहां वे पूरी रात छुपे रहते हैं। अगले दिन सुबह मार्कोस कमांडो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हैं, लेकिन अडानी की तरह किस्मत हर किसी के साथ नहीं थी। होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। भारतीय, विदेशी, कर्मचारी, मेहमान, सबकी जान खतरे में थी। दोनों आतंकी लगातार मंजिल दर मंजिल ऊपर बढ़ते जा रहे थे और रास्ते में जो भी मिला उस पर गोलियां बरसा देते।
पुलिस और सुरक्षा बल होटल के दूसरे गेट्स से कई लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति हर पल और भयावह होती जा रही थी। कई लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर बेडशीट्स और पर्दों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों में सिर्फ डर था, बस किसी तरह जिंदा बच जाए। आतंकियों का असली इरादा किसी बड़े बिजनेसमैन या विदेशी डेलीगेट को बंधक बनाना था, ताकि वो भारत सरकार पर दबाव डाल सके। इसी मकसद से दोनों सबसे पहले होटल के 5वें फ्लोर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं बिजनेस सेंटर था। उन्हें लगा कि यहाँ कोई बड़ी हस्ती जरूर मिलेगी, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। गुस्से में दोनों फिर 6ठे फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ठिकाना चाहिए था। उनकी नजर एक कमरे पर पड़ती है, रूम नंबर 520। दरवाजा अंदर से बंद था। वे कई बार खटखटाते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। खोल दरवाजा, उनमें से एक चिल्लाता है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर गुस्से में गन उठाकर वो दरवाजे पर फायर करते हैं और दोनों अंदर घुस जाते हैं। कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के पूर्व चेयरमैन के आर रामामूर्ति मौजूद थे। उन्हें होटल में मची गोलीबारी और चीख पुकार से पहले ही अंदाजा हो गया था कि बाहर कुछ भयानक चल रहा है। उन्होंने दरवाजा बंद किया और खुद को वॉशरूम में छिपा लिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, उनकी धड़कनें तेज हो गईं। कौन है अंदर? आतंकी चिल्लाए। कुछ ही पल में वो वॉशरूम तक पहुंच गए और वहां रामामूर्ति को छुपा हुआ पाते हैं। उन पर बंदूक तानते हुए उनमें से एक बोला, मार दें इसे। दूसरा बोला, नहीं, जिंदा चाहिए, काम आएगा। रामामूर्ति को मारने के बजाय वो दोनों उन्हें वहीं बंधक बना लेते हैं। अब ताज होटल के भीतर सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं थी, वहां डर, सन्नाटा और मौत के बीच सांसें ले रहे कुछ लोग थे, जो बस एक ही दुआ मांग रहे थे, कहीं से तो कोई हमें बचा ले। मुंबई की वो खौफनाक रात जब ताज होटल पर गोलियों की बौछार हो रही थी, तभी शहर के दूसरे कोनों में भी मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया था। विले पार्ले और वाड़ी बंदर की सड़कों पर दौड़ती 2 टैक्सियां अचानक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उड़ जाती हैं। कुछ ही सेकंड में आसमान धुएं से भर उठता है। टैक्सियों में बैठे सारे लोग पल भर में राख बन जाते हैं। धमाके की ताकत इतनी भयानक थी कि आसपास की इमारतें हिल उठी। उस आग की लपटों में भी न जाने कितनी मासूम जानें झुलस गईं। इन टैक्सियों में बम लगाने का काम भी उन्हीं 10 आतंकियों में से कुछ ने किया था, जो उस रात मुंबई को नर्क बनाने निकले थे। उनका मकसद सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वे उन टैक्सियों में भी बम फिट कर रहे थे जिनसे खुद सफर कर रहे थे। ड्राइवरों को बातों में उलझाकर वे बड़ी चालाकी से बम लगा देते और अगले मोड़ पर उतर जाते। फिर कुछ ही मिनटों में पूरी टैक्सी और उसके आसपास का इलाका खामोशी में बदल जाता। ताज होटल में इस वक्त 2 आतंकी 6ठी मंजिल पर अपना कंट्रोल रूम बना चुके थे। तभी उनके 2 साथी नाजिर और शोएब भी होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, पागलों की तरह गोलियां चलाने लगते हैं। भागो, सबको मार दो, उनमें से एक चिल्लाता है। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग जमीन पर गिर चुके होते हैं। फिर वे 4 लोगों को बंधक बनाते हैं और रूम नंबर 520 में घुस जाते हैं। अब इस कमरे में 4 आतंकी और 5 बंधक कैद थे। कमरे के अंदर एक आतंकी किसी अज्ञात कॉलर से फोन पर लगातार बात कर रहा था। आगे का प्लान क्या है, वो पूछता है। दूसरा बंधकों के पहचान पत्र देखकर चिल्लाता है, इनमें कोई बड़ा आदमी नहीं है। गुस्से में वो चादरों और पर्दों में आग लगा देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कमरे में धुआं भरने लगता है और बंधकों का दम घुटने लगता है, पर हिम्मत नहीं टूटती। वे एक दूसरे की मदद से बेडशीट्स को रस्सी बनाते हैं और खिड़की से नीचे उतरकर अपनी जान बचा लेते हैं। उन 5 ने मौत को धोखा दिया, लेकिन ताज होटल में अब तक 31 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। शहर के दूसरे छोर पर आतंकियों का चौथा ग्रुप नाजिर और बाबर इमरान नरीमन हाउस में घुस चुका था। 5 मंजिला ये बिल्डिंग एक यहूदी धार्मिक संगठन की थी, जिसे 2 साल पहले खरीदा गया था। यहां रब्बी गैब्रियल होल्सबर्ग, उनकी पत्नी रिवका और छोटा बेटा मोशे रहते थे। आतंकियों का मकसद इस बार सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दबाव बनाना था। वे सोच रहे थे कि अगर कुछ इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया जाए तो इजराइल भारत पर अपने नागरिकों को बचाने का दबाव डालेगा। इजराइल को फोन लगाओ, उन्हें बोलो हमारे बंदी छोड़ो। आतंकी चिल्लाता है, लेकिन जब कोई बात नहीं बनती तो उनका गुस्सा खून में बदल जाता है। गैब्रियल, उनकी गर्भवती पत्नी और 8 और लोगों को बेरहमी से मार डाला जाता है। उधर CST स्टेशन
लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस और टैक्सी धमाके। हर जगह अफरा तफरी मची थी। तभी शहर के एक और कोने में आतंकियों की 5वीं टीम अब्दुल रहमान और फहदुल्ला समंदर के रास्ते ओबराय होटल तक पहुंचती है। बोट किनारे लगाकर दोनों होटल की लॉबी में दाखिल होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा होटल दहशत में डूब जाता है। लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहीं होटल के 2 स्टाफ मेंबर जॉर्डन और प्रदीप आतंकियों के हाथ लगते हैं। फर्नीचर पर शराब डालो और आग लगाओ, आतंकी जॉर्डन पर बंदूक तानते हुए कहता है। जॉर्डन के हाथ कांपने लगते हैं। मैं नहीं कर सकता, वो डरते हुए कहता है। तभी एक गोली चलती है और जॉर्डन वहीं गिर जाता है। अब आतंकी वही काम प्रदीप को सौंपते हैं। मौत आंखों के सामने देखकर प्रदीप किसी तरह पर्दों और सोफों में आग लगा देता है। इसके बाद आतंकी पूछते हैं, वीआईपी कहाँ हैं? प्रदीप चालाकी से जवाब देता है, वो ऊपर के फ्लोर पर हैं, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, प्रदीप झटके से अंदर घुसता है और नीचे का बटन दबाकर दरवाजा बंद कर देता है। आतंकी कुछ समझ नहीं पाते और गुस्से में पागलों की तरह गोलियां चलाने लगते हैं। इस बर्बर हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। मुंबई की गलियों में चीखें गूंज रही थी। हर तरफ धुआं, खून और खामोशी थी। पुलिस के लिए यह सब कुछ समझ पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब कुछ एक साथ एक ही वक्त पर हो रहा था। वो वक्त सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि पूरे देश के दिल पर लगा एक गहरा जख्म था, जो आज भी हर हिंदुस्तानी को याद है। गोलीबारी की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थी। कुछ देर के लिए किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मुंबई एटीएस के हेड हेमंत करकरे को जैसे ही हमले की सूचना मिलती है, वो बिना वक्त गवाए अपनी टीम को तैयार करते हैं। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में गुस्सा और जिम्मेदारी दोनों झलक रही थी। चलो, अब वक्त आ गया है, वो धीरे से कहते हैं और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीएसटी स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते जमीन पहले ही खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर लाशें बिछी थीं और सन्नाटा ऐसा कि सांसें भी भारी लग रही थी। तभी वायरलेस पर आवाज आती है, सर, 2 हथियारबंद लोग कामा हॉस्पिटल की गली के पास देखे गए हैं। बस इतना सुनना था कि करकरे तुरंत गाड़ी स्टार्ट कराते हैं। गाड़ी में उनके साथ एसीपी अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही थे। जैसे ही उनकी जीप कामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है, सामने से 2 परछाइयां उभरती हैं, कसाब और स्माइल। बिना एक पल गंवाए दोनों अपनी AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। गाड़ी पर एक के बाद एक मैगजीन खाली हो जाती है। गोली चलाओ, करकरे चिल्लाते हैं और पलटकर जवाबी फायर करते हैं, मगर आतंकी पूरी तैयारी में थे। गोलियों की बारिश से पुलिस जीप छलनी हो जाती है। इसी बीच कसाब के हाथ में गोली लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ ही मिनटों में करकरे और उनके साथियों की सांसें थम जाती हैं। गोलीबारी रुकते ही कसाब और स्माइल गाड़ी के पास आते हैं। देख, कोई जिंदा तो नहीं? स्माइल पूछता है। कसाब खिड़की से झांकता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, सब खत्म। दोनों आतंकी गाड़ी से हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे की बॉडीज को बाहर खींचते हैं और ड्राइवर की सीट खाली कर खुद वहां बैठ जाते हैं। पीछे बैठे बाकी पुलिसकर्मियों को भी बाहर फेंकना चाहते हैं, लेकिन डोर फंस जाने के कारण छोड़ देते हैं और गाड़ी भगाते हुए मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी की हालत बुरी थी, टायरों में गोलियां धंस चुकी थी। कुछ ही दूरी तय करने के बाद गाड़ी पंचर हो जाती है। वो दोनों नई गाड़ी ढूंढने लगते हैं। तभी सामने से एक स्कोडा कार आती दिखती है। स्माइल ड्राइवर पर बंदूक तानता है। नीचे उतर। ड्राइवर जान बचाने के लिए भाग जाता है और दोनों आतंकी उसकी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यह वही वक्त था जब 2 बड़ी गलतियां उनकी किस्मत तय कर देती हैं। पहली, उन्होंने भागते वक्त स्कोडा ड्राइवर को मारना भूल गए, और दूसरी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी पुरानी पुलिस जीप की पिछली सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अब भी जिंदा थे। उनके कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने मरने का नाटक किया हुआ था। पूरे रास्ते वो कसाब और स्माइल की बातें सुनते रहे। जैसे ही आतंकी गाड़ी छोड़कर गए, अरुण जाधव ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया।
2 आतंकी मालाबार हिल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कोडा में हैं। उनकी इस सूचना से पूरे शहर में अलर्ट बच जाता है। पुलिस हर चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा देती है। कुछ ही देर में दोनों आतंकी चारों तरफ से घिर जाते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और दोनों फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में पुलिस भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाती है। कुछ मिनटों की गोलीबारी के बाद आतंकी की तरफ से फायर रुक जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि दोनों मारे गए हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तभी भीड़ को चीरते हुए एक नाम आगे आता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। चेहरे पर कोई डर नहीं, बस ड्यूटी का जुनून। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक आतंकी कसाब अचानक उठता है और बंदूक तानता है। तुकाराम बिना एक पल गवाए बंदूक को पकड़ लेते हैं। अब भाग नहीं पाएगा तू, वो दहाड़ते हैं। कसाब गुस्से में एक के बाद एक तेज गोलियां चला देता है। तुकाराम जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं जाता। उसी वक्त पुलिस बाकी जवानों के साथ आतंकी को काबू में कर लेती है। दूसरा आतंकी पहले ही मारा जा चुका था और वो जिंदा पकड़ा गया शख्स था अजमल आमिर कसाब, वही जिसने उस रात मुंबई को दहला दिया था और वही जो बाद में भारत की जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सबूत बना। उस रात न जाने कितनी जिंदगियां बुझ गईं, लेकिन हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर और तुकाराम ओम्बले जैसे बहादुरों ने दुनिया को दिखा दिया कि मुंबई झुक सकती है मगर टूट नहीं सकती। मुंबई में अब भी 8 आतंकी आजाद थे जो अलग अलग जगहों पर तबाही मचा रहे थे। लेकिन सवाल यह था, आखिर यह हमला क्यों हुआ? किसने इतनी बड़ी साजिश रची और इसका असली मास्टरमाइंड कौन था? कहानी की जड़ें उस वक्त से शुरू होती हैं जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरा देश दंगों की आग में झुलस गया था। उस वक्त कई इस्लामिक टेरर ग्रुप्स भारत से बदला लेने की फिराक में थे और इसी नफरत की पहली झलक 12 मार्च 1993 को देखने को मिली, जब मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए। शहर हिल गया था। 257 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा घायल। जांच में पता चला कि धमाकों में इस्तेमाल हुआ RDX समुद्र के रास्ते मुंबई लाया गया था। इसके बाद कोस्ट गार्ड और नेवी ने समुद्र की सिक्योरिटी टाइट कर दी। हेलीकॉप्टर, शिप्स, हर कोने पर पेट्रोलिंग शुरू हुई। लेकिन अचानक साल 2006 में नेवी ने बिना किसी बड़ी वजह के ये पेट्रोलिंग रोक दी और बस यहीं से पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग मुस्कुरा उठे। उन्हें लग गया अब वक्त आ गया है भारत को फिर से झकझोरने का। उधर पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का लीडर हाफिज सईद पहले से ही एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा था। वो चाहता था ऐसा हमला जो न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला दे। पहले भी उसने कई हमले करवाए थे, लेकिन इस बार वो कुछ अलग और बड़ा चाहता था। तभी उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से जो उसकी साजिश को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे सकता था, दाऊद सैयद गिलानी। दाऊद अमेरिका में रहता था, ड्रग्स का बिजनेस करता था और कई बार जेल भी जा चुका था। उसके पिता सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और मां एलिस सेरिल हेडली अमेरिकन। इसी वजह से दाऊद दिखने में बिल्कुल किसी विदेशी की तरह लगता था। गोरा चेहरा, अंग्रेजी लहजा और अमेरिकी पासपोर्ट। हाफिज सईद ने पहली ही मुलाकात में पहचान लिया, इस आदमी का इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2001 से दोनों की बातचीत शुरू होती है। फिर 2002 में हाफिज दाऊद को दावत के बहाने पाकिस्तान बुलाता है। वहां दोनों की मुलाकात एक पुराने हवेली नुमा ठिकाने पर होती है। हाफिज मेज पर नक्शे फैलाते हुए कहता है, हमें ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, दिमाग से जीतनी है। ये जंग कश्मीर के लिए है, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देनी चाहिए। दाऊद कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तैयार हूं, बस बताइए कब शुरू करें। यहीं से दाऊद का नया जन्म शुरू होता है। उसे पाकिस्तान में कई महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है। सर्वे, रिकॉन, नेटवर्किंग, सब कुछ सिखाया जाता है। धीरे धीरे वो लश्कर ए तैयबा के फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग का हिस्सा बन जाता है और फिर एक दिन हाफिज उसे अपने असली प्लान के बारे में बताता है। अब वक्त कश्मीर का नहीं,
मुंबई का है। हाफिज कहता है, हमें ऐसा वार करना है जो हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाए। लेकिन इसके लिए दाऊद को अपनी पहचान बदलनी थी। हाफिज और आईएसआई मिलकर उसकी नई जिंदगी तैयार करते हैं। उसे कहा जाता है कि वो वापस अमेरिका जाए और अपनी मां के नाम का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बदल ले। और यहीं से दाऊद सैयद गिलानी बन जाता है डेविड कोलमैन हेडली, एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में भारत की सबसे बड़ी त्रासदी की जड़ बनने वाला था। अब उसके पास था एक अमेरिकी पासपोर्ट, नई पहचान और दुनिया को झूठा चेहरा दिखाने की आजादी। और हाफिज सईद जानता था उसकी ये चाल भारत पर सबसे गहरा वार साबित होगी। डेविड हेडली बन चुके दाऊद सैयद गिलानी को मुंबई की तह तक पहुंचने के लिए बार बार यहां आना पड़ना जरूरी था। हर उस जगह की नाप तोल कर जानकारियां इकट्ठा करनी थी जिन्हें निशाना बनाया जाना था। इसलिए उसने अपने पुराने स्कूल फ्रेंड तहाव्वर हुसैन राणा से हाथ मिलाया। तहाव्वर, जो पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था और फिर एक कनाडाई महिला से शादी करके साल 1997 में कनाडा चला गया था, वहां वीजा कंसल्टेंसी चलाता था। दाऊद और तहाव्वर ने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। तहाव्वर की वीजा कंसल्टेंसी की मुंबई में एक शाखा खोल दी गई ताकि दाऊद को बार बार वीजा या ठहरने की दिक्कत ना हो और वह आसानी से भारत आ जा सके। उस नए चेहरे और अमेरिकी पासपोर्ट की वजह से मुंबई में किसी को शक तक नहीं उठता। डेविड की तरह दिखने वाला आदमी आराम से घूमता, निरीक्षण करता और वापस पाकिस्तान को हर जगह की विस्तृत रिपोर्ट भेज देता। समुद्री रास्तों, किनारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किस तरह हमला किया जा सकता है, हर पॉइंट की डिटेल लश्कर ए तैयबा तक पहुंचती रही। वहीं पाकिस्तान में हाफिज सईद हर नई जानकारी के साथ अपने बड़े प्लान को पक्का करता गया। पर हमला अकेले शब्दों का खेल नहीं था। उसे अंजाम देने के लिए चौखटा, प्रशिक्षित लड़कों की जरूरत थी। इस काम की जिम्मेदारी हाफिज ने जकी उर रहमान लखवी को दी। लखवी ने अपने नेटवर्क में और कुछ साथियों जरार शाह और अब्बू काफाम आजा जैसे लोगों को शामिल किया और नौजवानों की भर्ती शुरू कर दी। उनकी टारगेटिंग साफ थी, ऐसे लड़के जो घर से भागे हों या जिनकी अभी शादी न हुई हो, ताकि पीछे कोई बांधे ना और आसानी से उन्हें मजलिस और जिहाद के नारे के पीछे ब्रेन वॉश किया जा सके। चुन छन कर लगभग 32 लड़कों को चुना गया। शुरुआत में सभी को बताया गया कि उन्हें कश्मीर के लिए चुना गया है। धर्म और देशभक्ति के बैनर तले उन्हें मोड़ दिया गया। कट्टरता की चाशनी में ये नौजवान ट्रेनिंग के लिए जाते रहे और खुद को खास मिशन के लिए समर्पित कर देते। ट्रेनिंग को 3 फेज में बांटा गया: दौरा ए अम्मा, दौरा ए सफा और दौरा ए खासा। पहले 2 फेज में खाने पीने, नमाज और बुनियादी हथियारबाजी पर कंट्रोल रखा गया। लेकिन दौरा ए खासा में सभी को सख्ती से 60 घंटों तक भूखे पहाड़ों पर घिसा गया। फिजिकल ब्रेकडाउन तक ले जाने वाली ट्रेनिंग, ताकि कमजोर खड़े न रह सकें। कई लड़के बीच में ही हार मानकर भाग गए। जो टिके केवल 15 बचे। फिर उन 15 को दौरा ए रिबात नाम की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी गई। नक्शे पढ़ना, कैमरे नहीं पढ़ने देना, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल और नेटवर्क में छिपना छिपाना। अगस्त 2008 आते आते निर्णय लिया गया। 10 सबसे भरोसेमंद लड़के चुने जाएंगे। चयन के बाद उन्हें 2-2 में 5 ग्रुप्स में बांटा गया। हर एक को लड़ने फिरने के साधन दिए गए: युद्ध सामग्री, सैटेलाइट फोन, नक्शे और कुछ नकद। यह सब योजनाबद्ध, धैर्यपूर्वक और ठंडे दिमाग से किया गया था। एक ऐसा जाल जो कई लोगों की जिंदगियों तक घटित करने के लिए बुन गया था। तैयार हो? किसी ने पूछा। हां, जवाब आया। आवाज में न अरमान न पछतावा, सिर्फ हुक्म के लिए बनी खामोशी। साल 2008 27 सितंबर की तारीख थी। वो दिन जब मुंबई पर हमला करने की आखिरी प्लानिंग तय कर दी गई। कराची में बैठे लश्कर ए तैयबा के ठिकाने पर सभी ट्रेन किए गए लड़कों को बुलाया गया था। हवा में एक अलग ही तनाव था। सब कुछ तय था। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में हुए लगातार 5 बम धमाकों ने पूरे भारत को हिला दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में। जगह जगह छापेमारी शुरू हो गई थी। हालात देखकर लश्कर की लीडरशिप ने एक बड़ा फैसला लिया: हमला रोक दो, वक्त ठीक नहीं है। योजना कुछ दिनों के लिए टाल दी गई।
फिर अक्टूबर का महीना आया। एक बार फिर वही 10 लड़के कराची बुलाए गए, इस बार आखिरी और सबसे अहम ट्रेनिंग के लिए। समुद्र में कैसे तैरना है, बोट कैसे चलानी है, लहरों के बीच कैसे रास्ता तय करना है, सब सिखाया गया। बड़ी स्क्रीन पर मुंबई के टारगेट दिखाए गए। होटल, स्टेशन, कैफे, नरीमन हाउस, सबकी नक्शे, रास्ते और एग्जिट पॉइंट्स तक की जानकारी दी गई। हर हमलावर को सिखाया गया कि कैसे सड़कों से अपने टारगेट तक पहुंचना है और वहां पहुंचकर अटैक को कैसे अंजाम देना है। क्योंकि हमला मुंबई में होना था, इसलिए सबको थोड़ी बहुत मराठी सिखाई गई ताकि किसी को शक ना हो। कपड़े भी ऐसे दिए गए जो मुंबई के नौजवान पहनते थे और हाथों में कलावा बांध दिया गया ताकि देखने में ये लड़के हिंदू लगें। सब कुछ बेहद बारीकी से प्लान किया गया था। आखिरकार 22 नवंबर की सुबह सभी 10 आतंकी एक छोटे से जहाज में सवार होकर अरब सागर की तरफ रवाना हुए। कई घंटों तक लहरों को चीरते हुए जहाज चला और फिर बीच समंदर में इन्हें दूसरी बोट अल हुसैनी में शिफ्ट कर दिया गया। इस बोट में पहले से ही 2-2 बैग रखे थे, जिनमें थे AK-47, ग्रेनेड्स, कारतूस और बाकी मौत के औजार। अगली सुबह उन्हें दूर एक भारतीय मछली पकड़ने वाला जहाज दिखा, कुबेर। उस पर अमर सिंह सोलंकी अपने 3 साथियों के साथ था। आतंकियों ने झूठ बोला, हमारी बोट खराब हो गई है, मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही कुबेर पास आया, मदद की जगह मौत उतरी। कुछ ही मिनटों में तीनों क्रू मेंबर मारे गए और कैप्टन अमर सिंह को बंदूक की नोक पर मुंबई की तरफ जहाज मोड़ने को कहा गया। रात ढलते ढलते जब मुंबई की रोशनी समंदर से दिखने लगी, आतंकियों ने अमर सिंह को भी मार डाला और कुबेर से छोटी स्पीड बोट्स में उतर गए। शाम का वक्त था, 26 नवंबर। समुद्र से शहर की तरफ बढ़ते इन 10 लड़कों को कोई नहीं जानता था, पर ये लड़के वो तूफान लेकर आ रहे थे जो आने वाले 2 दिनों में पूरे देश को हिला देने वाला था। लेकिन इस पूरे हमले से पहले ही अमेरिका ने भारत को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने लश्कर ए तैयबा की अल हुसैनी बोट के कोऑर्डिनेट्स भारत सरकार को भेज दिए थे। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन ने यह जानकारी नेवी और कोस्ट गार्ड को भी दे दी थी। लेकिन अफसोस, किसी ने उस पर गंभीरता से कदम नहीं उठाया। न तो उस जहाज को ट्रैक किया गया, न ही उसे रोका गया। अगर उस वक्त जरा सा ध्यान दिया गया होता तो शायद सैकड़ों मासूम जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौत की लहरें मुंबई के तट तक पहुंच चुकी थी। मुंबई तबाह हो रही थी। सड़कों पर धुआं, होटल के भीतर चीखें और शहर के आसमान में गोलियों की गूंज थी। इंडियन अथॉरिटीज की देरी ने आतंकियों को वो वक्त दे दिया था जिसकी उन्हें तलाश थी। अब तक मुंबई पुलिस 2 आतंकियों को काबू में कर चुकी थी, लेकिन बाकी 8 अब भी 3 अलग अलग जगहों पर अपने खौफ का खेल खेल रहे थे। 2 ओबेरॉय होटल में, 4 ताज होटल में और 2 नरीमन हाउस में मोर्चा संभाले बैठे थे। कसाब के पकड़े जाने और लगातार हो रहे धमाकों के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह एक्टिव होती है। मुख्यमंत्री की आवाज गूंजती है, दिल्ली से मदद मांगो, अभी के अभी। तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना दी जाती है और दिल्ली में बैठे अफसर NSG कमांडोज को अलर्ट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि NSG को एयरक्राफ्ट टाइम पर नहीं मिल पाता और मुंबई तक पहुंचने में वक्त लगने वाला था। तब तक के लिए फैसला लिया गया, ऑपरेशन की कमान मार्कोस संभालेगा। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, जो समुद्र, हवा और जमीन तीनों पर ऑपरेट करने की ताकत रखते हैं। ये वो फोर्स थी जो सबसे कठिन हालात में भी पीछे नहीं हटती। लेकिन उन्हें सूचना काफी देर से मिली। रात के करीब 2 बजे 27 नवंबर को मार्कोस मुंबई के INS अभिमन्यु बेस पर पहुंचते हैं। वहां से 2 टीमों में बंटकर एक ताज होटल और दूसरी ओबेरॉय होटल की तरफ निकलती है। मिशन साफ था, हॉस्टेजेस को जिंदा निकालो। ताज होटल पहुंची टीम के सामने सबसे पहले होटल का मैनेजर नक्शा लेकर आता है। सर, यह पूरा फ्लोर मैप है, लेकिन आतंकी कहां है किसी को नहीं पता। नक्शा हाथ में था, पर होटल किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। न आतंकियों की लोकेशन का सुराग, न फंसे हुए लोगों की सही जानकारी। अंधेरे में तीर चलाने जैसा हाल था। दूसरी तरफ ओबेरॉय होटल में भी यही सिचुएशन थी। दोनों टीम्स अपने जोखिम पर हर कमरे,
हर कॉरिडोर की तलाशी ले रही थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मीडिया। टीवी चैनल्स मार्कोस के हर कदम को लाइव दिखा रहे थे और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स वही लाइव फीड देखकर फोन पर आतंकियों को बता रहे थे, कमांडोज तीसरे फ्लोर पर हैं, तैयार रहो। जैसे ही आतंकियों को मार्कोस की मूवमेंट का पता चलता है, वो ग्रेनेड फेंकना और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में मार्कोस भी मोर्चा संभाल लेते हैं। गोलियों की गूंज से होटल की दीवारें कांप उठती हैं। आतंकी चौंक गए थे। अभी तक उन्होंने सिर्फ मुंबई पुलिस का मुकाबला किया था, जिनके पास साधारण बंदूकें थीं। लेकिन अब उनके सामने भारत के मरीन कमांडोज थे, जिनकी हर गोली निशाने पर लग रही थी। कुछ ही देर में आतंकी 4 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। मार्कोस ने इस मौके का फायदा उठाया। ताज होटल से लगभग 150 और ओबेरॉय होटल से करीब 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि अब भी कई लोग फंसे हुए थे और हर सेकंड उनकी जिंदगी मौत से लड़ रही थी। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ राहत की खबर आई। सुबह 5 बजे एयरफोर्स का IL-76 एयरक्राफ्ट मुंबई में उतरा। उसमें सवार थे 200 NSG कमांडोज, काले कपड़ों में सजे वो सिपाही जो देश की आखिरी उम्मीद थे। मुंबई पहुंचते ही NSG कमांडोज ने पुलिस और मार्कोस से सारी जानकारी जुटाई। फिर 3 टीमों में बंटकर निकले, एक ताज होटल की तरफ, दूसरी ओबेरॉय होटल की ओर और तीसरी नरीमन हाउस के लिए। उस पल से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, वो मिशन जिसने आने वाले घंटों में मुंबई की सड़कों पर इतिहास लिख दिया। मुंबई अब भी खौफ के साए में थी। चारों तरफ बस धुआं, आग, गोलियों की आवाज और लोगों की चीखें गूंज रही थीं। 27 नवंबर की सुबह 6 बजे जब सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ीं, तब NSG कमांडोज की पहली टीम ओबरॉय ट्राइडेंट होटल के बाहर थी। उस मिशन की कमान थी कर्नल BS राठी के हाथों में और उनके साथ थे लेफ्टिनेंट कर्नल RK शर्मा और मेजर B भारत। कमांडोज बिना एक पल गवाए होटल के अंदर दाखिल हुए। उन्हें न आतंकियों की सही लोकेशन पता थी, न बंधकों की। बस एक ही बात थी दिमाग में, हर हाल में सबको जिंदा निकालना है। कमांडोज मंजिल दर मंजिल ऊपर बढ़ते गए। जैसे ही वे 19वें फ्लोर पर पहुंचे, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। साथ ही ग्रेनेड्स फेंककर आतंकियों ने पूरे फ्लोर को आग और धुएं में बदल दिया। कमांडोज ने मास्क पहना, आंखों से धुआं हटाया और उसी आग के बीच आगे बढ़ते गए। इधर ताज होटल की स्थिति तो और भी डरावनी थी। वहां 4 आतंकी थे जिन्होंने पूरे होटल को जला डाला था। आग की लपटें दीवारों से चिपकी हुई थीं और हर मंजिल पर बस धुआं ही धुआं था। उस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे कर्नल सुनील शेरण, जिनके साथ थे मेजर संजय खंडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो नाम जो बाद में इस देश की वीरता की पहचान बन गया। संदीप और उनकी टीम ने होटल की सेंट्रल स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ने का प्लान बनाया। जैसे ही वो ऊपर बढ़े, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में कमांडो सुनील कुमार 14 घायल हो गए। इससे पहले कि आतंकी दोबारा हमला करते, संदीप उन्नीकृष्णन आगे बढ़े और पीछे मुड़कर बोले, पीछे मत आना, मैं संभाल लूंगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। अकेले संदीप उन 4 आतंकियों से भिड़ गए। ताबड़तोड़ गोलियां चली और होटल की दीवारें कांप उठी। उन्होंने आतंकियों को वसाबी रेस्टोरेंट की तरफ खदेड़ दिया। लेकिन इस जंग में वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर बाद संदीप उन्नीकृष्णन ने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। उधर शाम के करीब 5:30 बजे तीसरी NSG टीम नरीमन हाउस के पास पहुंची, पर अंदर घुसना नामुमकिन था। हर एंट्री पॉइंट हथगोले से तबाह था। तब फैसला हुआ, ऊपर से घुसेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे हेलीकॉप्टर से कमांडोज को छत पर एयर ड्रॉप किया गया। लेकिन मीडिया हर मूवमेंट लाइव दिखा रहा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी पर सब देख रहे थे और फोन से आतंकियों को हर अपडेट भेज रहे थे। जैसे ही कमांडोज छत पर उतरे, आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड फेंके। इस हमले में कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। अब गुस्सा खौल रहा था। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए कमांडोज ने प्लान बदला। मेजर संदीप सेन ने आतंकियों की लोकेशन ट्रैक की और कमरे में 2 हथगोले फेंके। धमाका इतना जोरदार था कि एक आतंकी मौके पर ही जलकर राख हो गया। दूसरे को पकड़ने का सवाल ही नहीं उठा। कुछ देर बाद वो भी मारा गया। ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस आखिरकार सेफ घोषित किए गए। लेकिन ताज होटल में अभी भी जंग बाकी थी।
एनएसजी चीफ जेके दत्त ने अपने कमांडोज से कहा, मेजर संदीप का बदला अब ताज की दीवारें देखेंगी। कमांडोज ने होटल के हर कोने को खंगालना शुरू किया। तभी वसाबी रेस्टोरेंट से फिर गोलीबारी की आवाज आई। बिना वक्त गंवाए कमांडोज ने कई हथगोले अंदर फेंके। धुआं फैला, लपटें उठी और जैसे ही आतंकी बाहर भागे, कमांडोज ने चारों को गोलियों से छलनी कर दिया। 29 नवंबर की सुबह 8 बजे तक ताज होटल भी आतंकियों से मुक्त हो गया। 10 में से 9 आतंकी मारे जा चुके थे और एक अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया। 60 घंटे चली यह जंग आखिर खत्म हुई। मुंबई ने राहत की सांस तो ली, लेकिन उस सांस में अब भी धुआं था। 166 बेगुनाह मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए और पूरा देश सदमे में था। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, डिप्टी सीएम आर पाटिल और गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। बॉलीवुड की शूटिंग्स रुक गईं, क्रिकेट सीरीज रद्द हो गई और पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा था, कब तक? भारत ने बदले की बात तो नहीं की, लेकिन सबक जरूर लिया। 31 दिसंबर 2008 को भारत सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बनाई ताकि कोई भी आतंकी साजिश दोबारा इतनी आसानी से कामयाब न हो। NSG के नए सेंटर्स मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में खोले गए ताकि कमांडोज बिना देरी के किसी भी हमले का जवाब दे सके। कसाब का ट्रायल सालों चला। अदालत में वो अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही ने उसकी किस्मत तय कर दी। 2010 में उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे की जेल में उसे फांसी दे दी गई। आखिरकार उस रात के सभी साए मिट गए, लेकिन उन गोलियों की गूंज, वो चीखें और वो आग आज भी इस मुल्क के दिल में दर्ज है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हमें याद दिलाती हैं कि देश की नींद किसी के जागे रहने की कीमत पर मिलती है। जय हिंद।